तो हम सफ़र मेरा एपिसोड 3। अनकही चाहत और टूटता दिल। शेखावत भवन। रात काफ़ी हो चुकी थी। पूरा घर शांत था। बाहर ठंडी हवा देवदार के पेड़ों से टकरा कर सरसराहट पैदा कर रही थी। दूर पहाड़ों पर फैली हल्की धुंध रात को और गहरा बना रही थी। लेकिन शेखावत भवन के बड़े लिविंग हॉल में अभी भी हल्की रोशनी जल रही थी। दादी जी जो अपने हाथों में माला लिए सोफे पर बैठी थी, माधवी जी उनके पास थी और आशीष जी सामने अखबार बंद करके रख चुके थे। तीनों के चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी, लेकिन उसके पीछे हल्की खुशी भी छुपी थी। कुछ पल तक खामोश रहे, फिर दादी जी ने धीरे से कहा, माधवी, मुझे वो लड़की बहुत ही पसंद आई है। माधवी जी हल्का मुस्कुराई। उन्होंने पहले से अंदाज़ा था कि दादी किसकी बात करने वाली है। सृष्टि, उन्होंने पूछा। दादी जी ने तुरंत हाँ में सिर हिलाया। कितनी संस्कारी है। इतने बड़े घर की लड़की होकर भी ज़रा सा घमंड नहीं है। उनकी आंखों में अपनापन साफ दिखाई दे रहा था। सुबह पूजा में कैसे सूरज झुकाकर खड़ी थी। मन खुश हो गया। आशीष जी भी हल्का मुस्कुराए। बात तो सही है माँ, आजकल की ऐसी लड़कियाँ कम ही मिलती है। माधवी जी ने धीरे से कहा। और सबसे बड़ी बात, अयनाश के साथ वो सहज लगती है। ये सुनते ही दादी जी के चेहरे पर चमक आ गई। उन्होंने तुरंत कहा, यही तो मैं कह रही हूँ। फिर थोड़ा आगे झुककर बोली, मैंने पहली बार देखा है कि अयांश किसी लड़की को अपने इतने करीब आने दे रहा है। कमरे में कुछ पल के लिए खामोशी छा गई, क्योंकि तीनों जानते थे कि अयांश कैसा है। सख्त, सबसे दूर रहने वाला, रिश्तों से भागने वाला। उसे हमेशा हर लड़की से दूरी बनाए रखी थी। कई बड़े घरों से रिश्ते आए थे, लेकिन उसने बिना देखे ही मना कर दिया। लेकिन सृष्टि, उसके साथ वो अलग था। बहुत ही ज़्यादा नहीं, लेकिन लग ज़रूर रहा था। दादी जी ने माला टेबल पर रख दी, फिर गंभीर होकर बोली, आशीष, मुझे लगता है कि हमें सौरभ सिंघानिया से बात करनी चाहिए। माधवी जी ने धीरे से उनके तरफ देखा। आशीष जी भी चौंके। मतलब? दादी जी मुस्कुरा कर बोली, रिश्ते की बात करने के लिए। उनके ये शब्द सुनकर माधवी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान छा गई। सच कहे तो उनके मन में भी यही बात थी। उन्होंने सृष्टि की पहली मुलाकात से ही पसंद आ गई थी। उसकी मासूमियत, उसका व्यवहार, उसकी आंखों में छुपा दर्द, सब कुछ दिल छू लेने वाला था। माधवी जी ने धीमे स्वर में बोली, अगर सृष्टि इस घर की बहू बन जाए तो सच में पूरा घर बुरा लगने लगेगा। दादी जी भी मुस्कुराई और अवनी भी आगे शांत हो जाएगी। हर समय भाभी भाभी करती रहती है। तीनों हल्का सा हंस पड़े। लेकिन तभी सीढ़ियों से किसी के दमदार कदमों की आवाज़ आई। सबकी नज़र उधर ही उठी। अयांश नीचे उतर रहा था। उसने ब्लैक ट्रैक पैंट और ग्रे टी शर्ट पहनी हुई थी। शायद उसे नींद नहीं आ रही थी, लेकिन जैसे ही उसने आखिरी शब्द सुने, उसके कदम धीमे हो गए। उसका चेहरा अचानक सख्त पड़ गया। वो धीरे धीरे नीचे आया। किसकी बात हो रही है? उसकी आवाज़ शांत थी, लेकिन उसमें ठंडापन साफ था। माधवी जी हल्का सा असहज हो गई। दादी जी ने बिना झिझक कहा, सृष्टि की। अयांश की नज़र तुरंत दादी माँ पर टिक गई। क्या बात हो रही थी उसके बारे में? दादी जी सीधी होकर बैठी। हम सोच रहे थे सौरभ जी से तुम्हारे और सृष्टि के रिश्ते की बात करें। कमरे का माहौल अचानक बदल गया। कुछ सेकंड तक बिल्कुल खामोशी छा गई। अयांश का चेहरा पूरी तरह सख्त हो चुका था। उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया था। नो, उसने बस एक शब्द कहा, लेकिन इतना ठंडा कि माधवी जी भी चौंक गई। दादी जी ने वोहें सिकोड़ ली। नो? नो का क्या मतलब है? अयांश ने सीधे से कहा, मतलब ये है कि कोई भी सृष्टि के पापा से शादी की बात नहीं करेगा।
उसकी आवाज़ अब पहले से ज़्यादा कठोर थी। आशीष जी ने शांत स्वर में कहा, अय्यांश हम सिर्फ, लेकिन उसने बीच में ही अय्यांश को रोक दिया। आई सेड नो। उसके जबड़े भींच गए थे। दादी जी अब थोड़ा नाराज़ हो गई। तुम इतना गुस्सा क्यों करते हो? अय्यांश हंसा, लेकिन वो हंसी बिल्कुल खाली थी, क्योंकि आप लोग बेवजह चीज़ों का मतलब दे रहे हैं। माधवी जी धीरे से बोली, बेटा अगर तुम्हें सृष्टि पसंद है तो उसमें गलत क्या है? अय्यांश की आंखों में अचानक तेज गुस्सा चमका। मुझे सृष्टि पसंद नहीं है और ना ही मैं उसकी शादी करना चाहता हूँ। उसकी आवाज़ पूरे हॉल में गूंज उठी। ऊपर कमरे की तरफ जाती सीढ़ियों के पास सृष्टि खड़ी थी। वो पानी लेने नीचे आई थी, लेकिन जैसे ही उसने अपना नाम सुना उसके कदम रुक गए और अब अय्यांश के शब्द उसके कानों में हथौड़े की तरह गूंज गए। मुझे सृष्टि पसंद नहीं है। उसके हाथ में पकड़ा ग्लास हल्का कांप गया। उसकी आंखों की चमक पल भर में बुझ गई। नीचे किसी को पता नहीं था कि वह सब सुन रही है। दादी जी ने नाराज़ होकर कहा, झूठ मत बोलो अयांश, हम सब देख रहे हैं। अयांश ने तुरंत कहा, आप लोगों को जो देखना है चाहते हैं वही देख रहे हैं। उसकी आवाज़ अब थोड़ी ऊंची हो चुकी थी। वो सिर्फ मेरी बिजनेस पार्टनर है, बस। माधवी जी ने धीरे से कहा, लेकिन बेटा। अय्यांश ने गहरी सांस ली, जैसे खुद को कंट्रोल कर रहा हो, फिर बोला, मैं किसी रिश्ते में नहीं पड़ना चाहता हूँ। उसकी आंखों में अचानक वही पुराना दर्द उतर आया जिसे वो हमेशा छुपा लेता था, और ना ही किसी को उम्मीद देनी चाहिए। ये कहकर वो मुड़ा और तेज़ कदमों से वहाँ से चला गया। उसके जाते ही हॉल में भारी खामोशी छा गई। दादी जी ने दुखी होकर कहा, यह लड़का खुद को किस बात की सज़ा दे रहा है? माधवी जी की नज़रें नीचे झुक गई। उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि अयान सिर्फ रिश्तों से दूर नहीं भाग रहा, बल्कि किसी पुराने डर से भाग रहा है। लेकिन ऊपर सृष्टि की दुनिया जैसे कुछ सेकंड में ही बदल गई थी। उसकी आंखें नम हो चुकी थी, दिल में अजीब सा दर्द उठ रहा था। वो कुछ समझ नहीं पा रही थी कि इतना बुरा आखिर क्यों लग रहा है। आखिर उसने कब उम्मीद कर ली थी? कब उसे अय्यांश की बातें, उसका ख्याल रखना, उसकी नज़रें खास लगने लगी थी? उसने खुद को संभालने की कोशिश की। तुम पागल हो सृष्टि, उसने मन ही मन कहा। वो सिर्फ अच्छा इंसान है बस। लेकिन दिल मानने को तैयार ही नहीं था। उसकी आंखों के सामने वही बार बार पल आ रहे थे कि बारिश में उसका हाथ पकड़ना, कॉफ़ी ला कर देना, तुम कमज़ोर नहीं हो कहना। क्या वो सब सिर्फ एक एहसान था? उसकी आंखों से एक बूंद आंसू निकलकर गाल पर बह गया। उसने जल्दी से उन्हें पोंछ दिया। वह नहीं चाहती थी कि कोई उसे इस हालात में देखे। धीरे धीरे कदम पीछे लेते हुए वो वापस अपने कमरे की तरफ चल गई। उसके कदम भारी थे और दिल उससे भी ज़्यादा। उधर अय्यांश अपने कमरे की बालकनी में खड़ा था। ठंडी हवाएं उसके चेहरे पर टकरा रही थी, लेकिन उसके अंदर गुस्सा अब भी जल रहा था। उसने आंखें बंद की। दिमाग में बार बार दादी की बात गूंज रही थी, रिश्ते की बात। उसने मुट्ठी भींच ली। नहीं, वो फिर से किसी रिश्ते में नहीं बंध सकता, किसी को अपने करीब नहीं आने दे सकता, और नहीं चाहता है कि मतलब फिर वही दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता है वो। और वो दोबारा टूटना नहीं चाहता था। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसकी गई बातें किसी और को तोड़ चुकी थी। अगली सुबह पूरे घर में हल्की हल्की अगरबत्ती की खुशबू फैली हुई थी। मंदिर से आती घंटियों की मधुर आवाज़ पूरे वातावरण को शांत बना रही थी। बाहर पहाड़ों पर सफ़ेद धुंध तैर रही थी। ठंडी हवाएं खिड़कियों के पर्दे को हौले हौले हिला रही थी। लेकिन आज न जाने क्यों घर का माहौल थोड़ा अधूरा सा लग रहा था। दादी जी पूजा की थाली सजाकर मंदिर के सामने बैठी थी। माधवी जी दीपक जला रही थी। आशीष जी हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़े थे। अवनी अभी अभी नींद से उठकर नीचे आई थी। बाल बिखरे हुए थे और हाथ में फ़ोन था। गुड मॉर्निंग, उसने जम्हाई लेते हुए कहा। दादी जी ने उसकी तरफ देखा और कहा, अवनी जाओ सृष्टि को बुला ला, आरती शुरू होने वाली है। अवनी मुस्कुराई। दादी, सृष्टि थी तो शायद अभी भी सो रही होंगी, कल बहुत थक गई थी। फिर भी बुला ला।
घर में मेहमान हो और पूजा में ना आए, अच्छा भी नहीं लगता। वह आ जाएगी, ठीक है। अवनी सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। उधर सृष्टि का कमरा, दरवाज़ा हल्का खुला हुआ था। अवनी ने नॉक किया। सृष्टि थी, उठ जाइए। कोई जवाब नहीं आया। उसने थोड़ा दरवाज़ा और खोला और अंदर चली गई। कमरे में अजीब शांति थी। बिस्तर बिल्कुल साफ, जैसे रात में किसी ने सोया ही ना हो। अलमारी बंद थी, टेबल खाली थी और सबसे बड़ी बात, सृष्टि वहाँ नहीं थी। अवनी की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। सृष्टि दी, उसने फिर से आवाज़ लगाई, लेकिन कमरे में सिर्फ खामोशी थी। तभी उसकी नज़र टेबल पर रखे एक सफ़ेद लिफाफे पर पड़ी। उस पर लिखा था, शेखावत परिवार के लिए। अवनी का दिल हल्का सा घबराया। उसने तुरंत लिफाफा उठाया और नीचे भागी। दादी, सबकी नज़र उस तरफ गई। क्या हुआ? माधवी जी ने पूछा। अवनी ने घबरा कर कहा, सृष्टि दी कमरे में नहीं है। क्या? दादी जी तुरंत खड़ी हो गई। और ये लेटर छोड़ कर गई है। घर में अचानक सन्नाटा छा गया। आशीष जी ने धीरे से अवनी के हाथ से लेटर ले लिया। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। उन्होंने लिफाफा खोला और पढ़ना शुरू किया। दादी जी, माधवी आंटी, आशीष अंकल, अवनी, मुझे बिना बताए इस तरह जाने के लिए माफ़ कर दीजिएगा। आप सबने मुझे जितना अपनापन दिया, शायद मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी। इतने सालों बाद पहली बार किसी घर में मुझे परिवार जैसा एहसास हुआ। लेकिन अभी मुझे जाना होगा। पापा की तबीयत अचानक खराब हो गई है और मुझे तुरंत दिल्ली लौटना पड़ रहा है। मैं नहीं चाहती थी कि कोई भी मेरी वजह से किसी को भी परेशानी हो, इसलिए बिना डिस्टर्ब किए निकल गई। आप सबका दिल से धन्यवाद, और अगर कभी मुझसे कोई गलती हुई हो तो माफ़ कर दीजिएगा। सृष्टि सिंघानिया। पूरा हॉल कुछ सेकंड तक बिल्कुल शांत हो गया। माधवी जी की आंखों में उदासी उतर आई। बिना मिले चली गई, उन्होंने धीमे से कहा। अवनी उदास होकर सोफे पर बैठ गई। कम से कम मुझे तो बता देती। दादी जी के चेहरे पर भी मायूसी थी। कल तक घर में कितनी रौनक थी। आशीष जी ने गहरी सांस लेकर कहा, अगर उसके पिता की तबीयत खराब है तो जाना ज़रूरी भी था। लेकिन ऐसे? अवनी बोली। एक बार को तो बता सकती थी ना। माधवी जी धीरे से बोली, शायद वो किसी को परेशान नहीं करना चाहती थी। दादी जी की नज़रें सीढ़ियों की तरफ उठी। न जाने क्यों उसे अंदर से कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मुझे नहीं लगता कि पूरी बात यही है, उन्हें धीरे से गंभीर स्वर में कहा। सबने उनकी तरफ देखा। मतलब? आशीष जी ने पूछा। दादी जी कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, कहीं उसने कल रात अयांश की बातें सुन तो नहीं ली? अवनी का चेहरा उतर गया। उसे अचानक पिछली रात की बातें याद आ गई। अयांश का गुस्सा, साफ इनकार करना, शायद उसने सब कुछ सुन लिया। तभी सीढ़ियों से किसी के आने की आहट हुई। अयांश। वह ऑफिस जाने के लिए नीचे आ चुका था। आज भी हमेशा की तरह ब्लैक सूट में था। हाथ में कार की चाबी, चेहरे पर वही सख्ती और आंखों में शांति। लेकिन जैसे ही उसने सबके चेहरे देखे, उसकी भौहें हल्की सी सिकुड़ गई। क्या हुआ? किसी ने जवाब नहीं दिया। दादी जी आगे बढ़ी और उसके हाथ में लेटर बढ़ा दिया। पढ़ो। अयांश ने बिना कुछ कहे लेटर खोला। उसकी नज़रें धीरे धीरे वह हर लाइन पढ़ती चली गई। चेहरे पर कोई ख़ास एक्सप्रेशन नहीं था, लेकिन उसकी उंगलियां कागज़ पर थोड़ी कस सी गई थी। लेटर ख़त्म होते ही उसने नीचे किया। कुछ सेकंड तक चुप्पी रही। फिर दादी जी बोली, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि उसने इसमें जो भी वजह लिखी है वो पूरी सच्चाई नहीं है। अयांश ने हल्के से नज़र उठाई। दादी जी ने कहा, मुझे लगता है कि वो दुखी होकर गई है। यह सुनते ही अयांश का चेहरा थोड़ा शक्त हो गया। उसने तुरंत कल रात की बातें याद आई। उसका गुस्से में कहना कि मुझे सृष्टि पसंद ही नहीं है। उसने हल्का सा जबड़ा खींच लिया, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल भी लिया। दादी, उसकी आवाज़ अब ठंडी थी, उससे हमारा कोई रिश्ता नहीं है। माधवी जी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। अयांश, लेकिन वह रुका नहीं। वो आए या जाए हमें क्या मतलब है? अवनी का चेहरा उतर गया। लेकिन भाई, अयांश आगे बोला, जाने दीजिए। चली गई तो चली गई। उसकी आवाज़ इतनी बेरुखी से भरी थी कि कोई
कुछ पल के लिए सब चुप हो गए। दादी जी ने नाराज़ होकर कहा, इतना पत्थर दिल मत बनो अयांश। लेकिन वह बिना जवाब दिए मुड़ गया, तेज कदमों से बाहर चला गया। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ पूरे हॉल में गूंज गई। कुछ सेकंड तक कोई कुछ नहीं बोला। अवनी धीमे से बोली, अगर सृष्टि दी ने सच में भाई की बात सुन ली होगी ना, तो उन्हें कितना बुरा लगा होगा ना। माधवी जी ने उदास नज़रों से दरवाजे की तरफ देखा। उस लड़की ने कभी शिकायत नहीं की। दादी जी की आंखों में चिंता थी और यही बात मुझे सबसे ज़्यादा डरा रही है। उधर अयांश कार चलाते हुए सड़क पर निकल चुका था। चेहरा शांत था लेकिन अंदर अजीब सी बेचैनी थी। बार बार उसकी नज़र बगल की सीट पर जा रही थी जहां पिछले कुछ दिनों से सृष्टि बैठती थी। आज सीट खाली थी। कार में वही हल्का म्यूजिक चल रहा था, लेकिन आज वो आवाज़ भी अजीब लग रही थी। उसने रेडियो बंद कर दिया। सड़क पर धुंध फैली हुई थी लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक चीज़ घूम रही थी, सृष्टि का चेहरा, उसकी मुस्कान, उसकी आंखें और वो रात जब उसने कहा था, क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? अयांश ने तुरंत स्टीयरिंग कसकर पकड़ा। डैम इट, उसने धीरे से कहा। वह खुद से ही चिढ़ गया था। उसे फर्क नहीं पड़ना चाहिए था ना, तो फिर भी पड़ रहा था। तभी उसकी नज़रें फिर से उस लेटर पर गई जब भी उसके हाथ में था। उसने उसे दोबारा खोला। इस बार उसकी नज़र सिर्फ एक लाइन पर जाकर रुक गई, आप सबने मुझे जितना अपनापन दिया शायद उसे मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी। न जाने क्यों उसके दिल में हल्का सा दर्द उठा। उसे याद आया कि सृष्टि का पहली बार घर में पूजा के सामने खड़ा होना, रिज मैदान पर बच्चे की तरह खुश होना और बारिश में कांपना, और उसकी आंखों में हर बार उसे देखकर कुछ कहना चाहती थी। अयांश ने अचानक कार रोक दी। सामने दूर पहाड़ों पर बादल छाए हुए थे। उसने आंखें बंद की, लेकिन जितना वह खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था उतना ही सृष्टि का चेहरा उसके सामने आ रहा था। उधर दिल्ली, सृष्टि की कार खिड़की से बाहर देख रही थी। उसकी आंखें सूजी हुई थी। पूरी रात उसने एक पल भी नहीं सोया था। उसके हाथ में फ़ोन था। स्क्रीन पर शेखावत भवन की एक तस्वीर खुली हुई थी। उसने धीरे से आंखें बंद कर ली। कल रात सुनी हुई बातें अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। मुझे सृष्टि पसंद नहीं है। उसके होठों पर हल्की सी दर्द भरी मुस्कान आ गई। कितनी बेवकूफ़ हो तुम सृष्टि, उसने खुद से ही कहा। कुछ दिनों की परवाह को तुमने क्या समझ लिया था? उसकी आंखों से एक बूंद निकल कर गाल पर बह गया, लेकिन अगले ही पल उसे उसने पोंछ दिया। चेहरा सीधा किया और बाहर देखने लगी, जैसे खुद को फिर से मजबूत बना रही हो। लेकिन दिल के किसी कोने में वो शिमला को, वो घर और उन लोगों को बुला ही नहीं पा रही थी। दोस्तों, कहानी का एपिसोड 3 कैसा लगा? लाइक और कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ राइटर लक्ष्मी कुमारी एंड आरजे मिस पटेल के साथ अगले वीडियो में।